हाँ जी स्टूडेंट्स, तो रोल्स थ्योरम के नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल से आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है। तो कल हमने 4 एग्जांपल्स की थी रोल्स थ्योरम के, जिसमें हमने सबसे पहले 3 कंडीशंस की थी कि रोल्स थ्योरम हमारे पास वेरीफाई कब होती है। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस है। फर्स्ट है कि जो आपके पास फंक्शन दिया गया वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल दिया वो क्लोज होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि वो फंक्शन आपके पास डेरिवेबल होना चाहिए, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए बट वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन आपके पास थी वो थी कि आपके पास एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो आपके पास इंटरवल दिया गया, इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स पे आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आपके लिए क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये तीनों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, यानी कि इस ओपन इंटरवल यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो ये इंटरवल 1-2 है, तो इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने पर यह वैल्यू आपके पास 0 आंसर देगी। तो आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास कि आपको फंक्शन दिया गया है cos 2x - π/4 इन 0 to π/2, यानी कि आपके पास इंटरवल दिया गया है 0 to π/2। तो जैसे कल कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, आज भी आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, कि वो आपके पास है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपके पास क्या होता है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। आपके पास साइन और कोसाइन, ये दो फंक्शन है, ये भी आपके पास ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। ये CTS कॉन्टिन्यूस की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये फंक्शन भी आपके पास कॉन्टिन्यूस होंगे बिकॉज ये दो फंक्शन हैं जहाँ पे इनकी वैल्यू कभी भी आपके पास इन्फिनिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे आपके पास जो सम दिया गया है वो है fx। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 2x के साथ भी और π/2 के साथ भी। अब इनमें से माइनस को कॉमन निकाला है तो π/2 आगे आ गया, माइनस का 2x, तो कोस माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है कोस और सीकेंट, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास होता है 0, ये π/2, ये आपके पास पाई और ये होता है 3π/2, तो यहाँ और साथ में यहाँ पे 2π भी होता है। और अगर यहाँ पे लिखा π/2, ये है π/2 माइनस, तो π/2 माइनस में आपके पास क्या है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास 90 पे चेंज होकर साइन और पॉजिटिव का 2x एंगल आएगा, तो ये आपके पास बनी वैल्यू साइन 2x। अब हमें ये पता है कि साइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये कभी भी इन्फिनिटी आंसर नहीं देने वाला। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो ये फंक्शन देंगे, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपके पास है cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो फंक्शन आपके पास डेरिवेबल है बिकॉज को साइन फंक्शन भी है आपके पास हमेशा वैल्यू एग्जिस्ट करता है बिकॉज इसकी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपके पास कि इनकी वैल्यूज इक्वल प्रूव करनी है AB पॉइंट पे। A की वैल्यू है आपके पास 0, तो f(0), साइन 2 × 0 साइन 0 की वैल्यू 0, फिर π/2 पुट करेंगे, इसे 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू भी आपके पास 0 है। तो इसका मतलब कि इन दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आ गई। तो आपके पास जो तीनों कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, ये लाइन आपने मस्ट है कि लिखनी है बेटा। Thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied. There exists, ये साइन होता है there exists का, at least one C belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash equal to 0। तो जो आपने अभी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी 2 cos 2c, फिर x, तो x की जगह पे हम c पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 2 cos 2 c इक्वल टू 0। ये 2 नीचे आके डिवाइड होकर 0 बन गया cos 2c। तो अब इसकी वैल्यू कोस में 0 कहाँ पे होती है, एक तो होती है π/2 पे, एक होती है 3π/2 पे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 3π/2 भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 3π/2 लिखती हूँ तो यहाँ पे इसकी एक तो वैल्यू बनती है π/4 और जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास 3π/4। π/4 होता है आपके पास 45, तो 3π/4 होगा आपके पास 135, बट हमें इंटरवल चाहिए 0 to π/2, यानी कि 0 to 90। 0 to 90 के बीच में आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है π/4, दैट इज 45।
135 इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई और सी की वैल्यू आपके पास है π/4। नेक्स्ट है आपके पास कि वेरीफाई करनी है आपने रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = ax sin x माइनस cos x। तो यहाँ पे आपके पास अब इसको आप प्रूफ नहीं करोगे, हमें ये पता है कि अभी जैसे बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e⁻x, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट एंड डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो इस मीन्स कि आपके पास जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है f(x) वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस ऑन π/4 to 5π/4, जैसे हम पॉलिनोमियल का लिखते थे ना कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन फंक्शन आ जाएगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे दीज आर कॉन्टिन्यूस। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, तो सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अगर आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। तो अब इसके एक्सट्रीमिटीज़ पे वैल्यू देखेंगे इंटरवल में f(π/4) e⁻π/4 sin π/4 माइनस cos π/4, इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी वैल्यू भी 45 पे 1/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 5π/4 पे इसकी वैल्यू को पता करेंगे, 5π/4 है तो 5π/4 को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके पास है साइन 5π/4, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई प्लस π/4, ये साइन 5π/4 बनेगा। अब साइन पाई पे वैल्यू तो चेंज नहीं होनी, तो ये बन जाएगी साइन π/4। अब ये है पाई यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होते हैं tan और cos, यानी कि साइन नेगेटिव है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -1/√2। तो ये है इसकी वैल्यू -1/√2। तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे, वो आपके पास आ जाएगी -1/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर 0। तो इनकी वैल्यूज आपके पास इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो सारी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सी आएगा सच दैट f' इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले f' का है, सबसे पहले हम पहले डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के रखते थे। अब अगर डेरिवेटिव की वैल्यू नहीं निकाली तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन आपके पास है e⁻x sin x माइनस cos x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज़, डेरिवेटिव सेकंड में साइन का डेरिवेटिव आपके पास cos, और cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस। फिर सेकंड एज इट इज़ e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इसमें कॉमन लेंगे, ये बन गया cos x प्लस साइन x माइनस cos x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 2 sin x, तो f' इक्वल्स टू 0 करना है, इट मीन्स 2e⁻c sin c इक्वल टू 0। अब 2 उधर चला गया। अब या तो हो सकता है आपके पास e⁻c इक्वल्स टू 0 हो, या फिर हो सकता है sin c 0 हो। अब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी आपके पास 0 नहीं है, तो यहाँ पे sin c इक्वल्स टू 0, तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है आपके पास, या तो 0 पे होती है या 5 पे होती है। बट अगर 0 देखेंगे तो वो इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा क्योंकि ये 45 से आगे जा रहा है, तो 0 वैल्यू 45 से पीछे हो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी पाई। नेक्स्ट है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये x + 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में किया था कि अगर आपके पास f(x) कॉन्टिन्यूस है, g(x) कॉन्टिन्यूस है, तो f(x) × g(x) भी आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे आपके पास है पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है, इंटरवल है -3 to 0। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पे f(x) है आपके पास x + 3 × e⁻x/2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x² + 3x × e⁻x/2। अब इनमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव, सेकेंड इसका डेरिवेटिव एज इट इज़, और इसकी पावर का डेरिवेटिव यानी कि -x/2 का, x का डेरिवेटिव 1 तो -1/2, तो
प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x और 3x है, 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 विच इज़ इक्वल टू, अब दोनों में e पावर माइनस एक्स बाई टू को ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, साथ में माइनस 1/2 है, ये बन जाएगा माइनस 1/2, ये बन जाएगा माइनस 3/2 प्लस 2x प्लस 3, इसमें 2 एलसीएम ले सकते हो आप, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6, तो ये आपके पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ई पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइड 2, तो ये आपके पास इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास कभी भी इन्फिनिटी तो बनने नहीं वाला, इसमें भी कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगी, इट मीन्स ये एग्जिस्ट हो रहा है, इसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा, तो ये डेरिवेबल है। अब इसके एक्सट्रीमिटीज़ पे वैल्यू देखेंगे, एफ ऑफ माइनस थ्री पुट करोगे यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 3 0, तो इसके प्रोडक्ट भी साथ में कुछ भी हो वो भी 0 बन जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 0। तो एफ ऑफ 0 को पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, सारी वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स इनकी वैल्यूज़ आपके पास इक्वल आ गई। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। अब आपके पास एफ डैश की वैल्यू आई हुई है यहाँ पे, वो है आपके पास माइनस 1/2, यहाँ पे बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1/2 सी माइनस 3 इंटू ई पावर माइनस ई बाई 2। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी आपके पास 0 होने नहीं वाला, ठीक है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बन गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या बनेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टर्स आपके पास बनेंगे c माइनस 2 c प्लस 2, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपके पास इंटरवल है -3 to 0, ये 3 तो इसमें लाई नहीं कर रहा, क्योंकि -3 to 0 के 0 के बाद 3 आ रहा है, तो ये वैल्यू नहीं लाई करती, वैल्यू लाई करती है -2 बिलोंग करता है इसमें, तो c की वैल्यू होगी -2। नेक्स्ट है आपके पास डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। अब आपके पास ये पीस वाइज फंक्शन है, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास इफ़ अ फंक्शन इज डेरिवेबल, कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है इम्प्लाइज इट इज़ कॉन्टिन्यूस, कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि ऐसे पीस वाइज फंक्शन है, हम इसमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी भी चेक करेंगे, तो डायरेक्ट आप डेरिवेबिलिटी अगर चेक कर लो तो इट मीन्स कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही जाएगा। अगर वो डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है, बट अगर वो डेरिवेबल नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि उसकी कंडीशन में और मे नॉट में होगी। तो यहाँ पे हम इसके वैल्यूज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h इक्वल टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर माइनस एच, ठीक है। तो ये आपके पास होगा, या फिर आप ना डायरेक्ट इसका वैल्यू चेक कर सकते हो। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, 1 के लिए चेक कर रहे हो, 1 के लिए डेरिवेटिव कौन सा, फंक्शन कौन सा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास, यानी कि अब इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 2। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, वो है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये है एक्स ग्रेटर देन 1, उसके लिए फंक्शन होगा 3 माइनस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे वो बनेगा आपके पास -1, तो वैल्यू पुट करोगे तो भी -1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं है, ये 2 है, ये -1 है। आप यहाँ पे भी चेक करोगे सेम वैल्यूज आएंगे 2 और -1, तो ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। अगर नहीं है, अगर एक भी कंडीशन प्रूफ नहीं होती तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हमने इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करवाई थी कल मैंने इंट्रोडक्शन में, तो हमने बताया था ना कि अगर ये आपके पास फंक्शन है, अगर आपके पास मान लो ये कोई फंक्शन है, यानी कि हम उसकी एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये एक्स एक्सिस पॉइंट अगर ए है,
यहाँ पे ये कट करें ये ए बी, तो इसकी जो हमने कंडीशंस की थी कि क्योंकि ये फंक्शन ब्रेक नहीं होता इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिस्टेंस इनका सेम है, तो इट मीन्स ये थर्ड कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये मान लो एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, बिकॉज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, इट मीन्स ये वैल्यूज इक्वल होगी, ये वाली कंडीशन भी प्रूफ होती है। थर्ड जो सेकंड वाली कंडीशन डेरिवेबिलिटी थी वो थी हमारे पास कि इसके पॉइंट पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ पे हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इनके तीनों कंडीशंस प्रूफ होती थी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने मोल्ड करके लिखा हुआ है इज द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है यहाँ पे कि इसके टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर तीनों कंडीशन प्रूफ होती थी तो जो पॉइंट पे इसका जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था ना, वही हमारे पास डेरिवेटिव में पुट करने पे इसका फंक्शन जो कहते हैं लास्ट पे एफ टेन सी इक्वल्स टू 0, तो वो वही पॉइंट होता था। तो यहाँ पे इसका मतलब कि रोल्स थ्योरम को ही वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट मोल्ड करके देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फंक्शन आपके पास दिया गया है cos x माइनस 1, तो सबसे पहले फंक्शन cos है, तो इट मीन्स कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस और 1 भी कॉन्टिन्यूस है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास कॉन्टिन्यूस ऑलवेज होगी। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। अब इनका डेरिवेटिव निकाल के देखोगे तो cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0, सो विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो वो भी आपके पास एग्जिस्ट करता है बिकॉज साइन की वैल्यू कभी भी आपके पास 0 तो होती नहीं है, तो वो भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन आपके पास डेरिवेबल है, तो फंक्शन डेरिवेबल भी है। अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे, तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 0, 2 पाई पे भी इसकी वैल्यू सेम होती है बिकॉज अगर ये इंटरप्रिटेशन देखो यहाँ पे ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और दोबारा से यहाँ पे 2 पाई, यानी कि 0 और 2 पाई पे वैल्यूज इनकी हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे 2 पाई पे भी इसकी सेम वैल्यूज आएगी 1 माइनस 1 0, तो तीनों कंडीशन प्रूफ होगी, तो एफ डेंस इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आई है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन सी इक्वल 0, तो साइन सी इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0 होती है एक तो 0 पे और एक होती है पाई पे। 0 तो हमने लेनी नहीं क्योंकि 0 से आगे की वैल्यू हमें चाहिए, इंटरवल के लिए लिख सकते हो बट वो बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू है 0 to पाई, तो आप साथ में लिख दोगे c इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, बिकॉज यहाँ पे 0 ना इंक्लूड करे, अगर क्लोज इंटरवल होता तो 0 इसमें आ जानी थी, ठीक है। तो इसमें पाई की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये पॉइंट आ गया। बट अब उन्होंने क्या पूछा है, एट वट पॉइंट, कैसा कौन सा पॉइंट है, यानी कि हमने ये कर्व पे ये जो पॉइंट है ना ये बताना है, पॉइंट कैसे बनता है ए बी, यानी कि एक्स का पॉइंट और वाई का पॉइंट निकालना हमें यहाँ पे। ये पॉइंट आपके पास आया अभी पाई की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ना ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये अगर x की वैल्यू x इक्वल टू पाई है तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, एफ एक्स का मतलब होता है आपके पास y, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे cos पाई माइनस 1, पाई पे इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 2। लास्ट सम है कि ये दिया गया है कि आपके पास फंक्शन में दिया गया है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे होल्ड कर रही है, अगर होल्ड कर रही है इट मीन्स इसकी तीनों कंडीशंस वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो आपने बस पॉइंट निकालना, जो हमें इंटरवल होता है ना, ये इंटरवल दिया है वो दिया है आपको, सी की वैल्यू भी दी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे ए बी में फंक्शन दिया, हमने इसकी वैल्यूज ही निकालनी है। तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ इक्वल होती हैं, और साथ में हमारे पास होता है कि लास्ट पे एफ डेंस इक्वल टू 0, तो एफ डेंस इक्वल टू 0, सबसे पहले फंक्शन दिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बिकॉज डैश में चाहिए डेरिवेटिव में 3x² + 2bx + a, तो यहाँ पे सी वैल्यू पुट कर देंगे बिकॉज एफ डेंस सी चाहिए, एफ डेंस सी इक्वल टू 0 3c² + 2bc + a, इसको 0 करोगे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसके जो फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसकी वैल्यू निकालोगे, -b + -√b² - 4ac / 2a,
फिर ये वैल्यू आपके पास बनेगी -b/3 प्लस माइनस, यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो वो बनेगा बाहर आके 2। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बनेगा -2b प्लस माइनस √4b² माइनस 12a डिवाइडेड बाई 6 दिस इज इक्वल टू -2b प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो वो अंडर रूट में से 2 आएगा, b² माइनस 4 कॉमन लिया 3a डिवाइड 6, इनमें 2 कॉमन लिया b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3, यहाँ पे माइनस डिवाइड 6 कैंसिलेशन करके 3। अब इनके साथ वैल्यूज अलग अलग कर देंगे, ये बनेगा -b/3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 3a/3। अब आपको सी ये आई है आपके पास सी की वैल्यू, यानी कि सी की वैल्यू आ गई -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 3a/3, और एक वैल्यू आ गई -b/3 माइनस अंडर रूट b² माइनस 3a/3। तो 2 वैल्यूज हैं, पर सी की वैल्यू आपको दी भी हुई है, ये वाली भी गिवन है आपको। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम इन दोनों में से किसके इक्वल करेंगे, जहाँ पे इसका साइन कौन सा आ रहा है आपके पास, हो सकता है यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव बन जाए, यहाँ पे पॉजिटिव बाहर आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव, तो इन दोनों के इक्वल कर देंगे। जब वैल्यूज़ को इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा 2 + 1/√3 इज इक्वल टू दिस। तो कंपेयर करोगे इसके रैशनल इरेशनल पार्ट को, अगर ये रैशनल पार्ट को इक्वल करोगे तो -b/3 = 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। इरेशनल पार्ट को इक्वल करोगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आप इसकी स्केयरिंग कर सकते हो, ठीक है। स्केयरिंग करने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ रही है 11, तो पॉइंट में आपके पास सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू है -6। तो रोल्स थ्योरम का जो कंसेप्ट था आज आपका वो फिनिश हो चुका है। कल हम लैग्रेंज थ्योरम स्टार्ट करेंगे।